हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ठीक है जी। हाँ, अरे बैठ तो सही। Now first listen what is this course regarding and what we would be covering in this course। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर द नोट्स हैंडआउट्स वुड बी गिवन, आपको सबको हैंडआउट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको हैंडआउट्स मिलेंगे। व्हाट इज़ योर ड्यूटी एंड व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम कर्ज क्या है वो सुनना है। पहले ध्यान से सुन लेना सब कुछ, कैसे कैसे कोर्स चलेगा। फर्स्ट वीक मीन्स आज से स्टार्ट होके इस हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अगला हफ्ते दिवाली और शिफ्टिंग की वजह से छुट्टी कर रहे हैं। देन उसके नेक्स्ट वीक इट वुड बी 5 डेज पर वीक, 5 या 6 डेज, 5 दिन तो होगी होगी। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं खास करके उनके लिए वी हैव टू राइट द आंसर टिल 8 PM। 8 PM तक आंसर लिखना है और लिख के आपने टेलीग्राम करना है। और टेलीग्राम कौन से नंबर पे करना है, 9910133084। और इससे पहले थोड़ा सा ध्यान में रखो, एक PDF फाइल, फोटो नहीं खींचनी, उसको स्कैन करना है, पहली बात। सेकंड थिंग, स्कैन करने के बाद PDF है। थर्ड थिंग, अपना नेम PDF फाइल में और जो आपका नोट वहां पे जो आंसर लिख रहे हो दोनों जगह पे अपना नाम लिखना ही लिखना है। नाम और फ़ोन नंबर इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कई बार 2-3 नाम एक ही सेम चीज़ हो जाती है, जैसे मानसी इज देयर, 4-5 तो मानसी है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे नाम और फ़ोन नंबर दोनों ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्कैन करना है, प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, तभी पेपर आपका एवेलुएट किया जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऑनलाइन है वो 8 बजे तक अपना पेपर लिख के आपको सबमिट करना है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं इनकी क्लासेस ऊपर नहीं चलती रहती है, जो नेक्स्ट डे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ लिमिटेशन समझो, सबमिट कब करना है और सबमिट कैसे करना है। अपनी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, वैसे जो अपने फॉर्म को, अपने आंसर को सबमिट करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस कोर्स एंड व्हाट वी वुड बी कवरिंग। पेपर 2 एंड पेपर 3 ये ऐसे टॉपिक्स है जहां पे हमें आता तो है लेकिन लिखा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी विल बी कवरिंग अ टॉपिक ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल वाला टॉपिक कवर करेंगे। सबने प्रियम्बल पढ़ा सुना होता है, लेकिन अब प्रियम्बल प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो 10 मिनट में हो जाता है। आज 1.5 घंटा लगेगा मेरे को सिर्फ प्रियम्बल के ऊपर ही। क्यों? बिकॉज इट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में प्रियम्बल एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से कवर किया जाएगा एज कंपेयर टू फॉर एग्जाम्पल जब आप नॉर्मल लक्ष्मीकांत पढ़ते हो जाओ उससे। वहां पे यहां पे आपको करंट के एग्जाम्पल्स भी आएंगे। पेपर 2 एंड पेपर 3 विद सेम नॉलेज, जस्ट एडिंग द आस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर। सिर्फ करंट अफेयर ऐड करो, थोड़ा बहुत आपका आंसर लिखने का बदल जाएगा। यहां पे 70 एवरेज मार्क्स आते हैं और 120 इजिली उसी नॉलेज से कन्वर्ट हो जाते हैं। 50 मार्क्स का गैप एक पेपर में पड़ सकता है अगर आपको लिखना आता है। अगर सिर्फ आता है तो आपके 70 नंबर आ जाएंगे, अगर लिखना आता है तो 70 का 120 हो जाएगा। वो लिखना कैसे है, टॉपिक्स कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने, दैट वी वुड बी डूइंग। पेपर 2 में 120 प्लस टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें से पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है। IR पोर्शन एक अलग है, उस 120 वाले में IR इंक्लूड नहीं है। पेपर 3 में पूरे का पूरा 150 प्लस टॉपिक्स अप्रॉक्सीमेटली कवर किए जाएंगे। इससे बाहर ना 21 ना 22 ना 23 ना 24 कभी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, करंट को छोड़ के। इट विल बी अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। थोड़ा सा मतलब 2-2.5 महीने थोड़ा सा मुश्किल आपके निकलने वाले हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग होगी। GS क्लास अलग से चल रही है, NCERT क्लास अलग से चल रही है, ऑप्शनल क्लास अलग से चल रही है। आप हमें गालियां निकालोगे एंड वी आर यूज्ड टू इट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अभी इस चीज को पढ़ लोगे और लिख लोगे, थिंग्स वुड बी कंपैरेटिवली वेरी सिंपल फॉर यू। जब आप दूसरे लोग सोचेंगे नेक्स्ट बार जाके अब कुछ करना है, आपका वो वाला पोर्शन कंपैरेटिवली रेडी हो चुका होगा। GS का आपका जितना जितना सिलेबस कवर है फरवरी तक काफी हद तक खिंच जाएगा। जब फरवरी के बाद दूसरे लोग GS पे थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे, आपका खत्म हो चुका और रिवीजन कंपैरेटिवली चल रहा होगा। आंसर राइटिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड है। पेपर 2 एंड पेपर 3 एक ऐसा जगह है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं। आई एम सेइंग कम आते हैं, 70 इज एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 250। और यही एक ऐसा एरिया, थोड़ा सा हमने हार्ड वर्क कर लिया तो ठीक है। नॉर्मली टॉपिक्स है
बच्चों को लगता है प्रेम्बल सिर्फ लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कल अगर आज हो गया तो आज, नहीं तो कल भी। रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब चीज है। इसमें से एक एक घंटे के ये टॉपिक्स हैं। दिस विल टेक 1 आवर पर टॉपिक। प्रीलिम्स में इसको चलो आपको बता दिया और काम हो गया, नहीं, ऐसा मेंस में ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिवली डन। प्रीलिम्स के काफी टॉपिक सिर्फ प्री स्पेसिफिक है, मेंस में उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ मेन स्पेसिफिक है, प्रीलिम्स में कम जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी, अरे 11-12 टॉपिक तो सिर्फ जुडिशरी की हम करेंगे। जब आप पढ़ते हो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और खत्म। मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में 11 to 12 टॉपिक्स आर देयर जो सिर्फ जुडिशरी के हैं, और जिसमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा आएगा, बाकी और ही चीज आती है। विमेंस इन जुडिशरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑनलाइन जुडिशरी, पता नहीं क्या क्या, वो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितना जितना आपको बता दिया उतना उतना उसको अच्छे तरीके से करते जाओ। इस चीज को पेंडिंग नहीं करना है। आंसर अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है, इट इज वेरी क्लियर। आंसर अगर 8 बजे तक भेजोगे तो ही चेक होंगे, नहीं बाद में गालियां मत निकालना। ये मत बोलना कि सर आपने पहले नहीं बताया था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम बहुत बड़े बच्चों का फर्स्ट टाइम ही होगा। फर्स्ट टाइम ही जब पहले बार कुछ गलतियां करोगे, धीरे धीरे कंपैरेटिवली सीख जाओगे। इट इज नॉट अ 1 डे प्रोग्राम, एक हफ्ते एक महीने का प्रोग्राम नहीं है, जो कंटिन्यू रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा रहेगा। पूरे का पूरा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, इसी में आंसर भी आपका जो है वो पूरे का पूरा आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। नोट्स वुड बी गिवन टू यू। अगर आप पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स खुद बनाना चाहते हैं तो रनिंग नोट्स आप बना सकते हैं। एवरीवन नोज। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, एक ही चीज को 4-4 बार बोलता हूँ। 4 बार बोलने का मतलब मेरा ये होता है, सेम चीज हिंदी और इंग्लिश में बोलने का मतलब ये होता है, एक तो समझ आ जाए। मदर टंग में समझाने से इट इज कंपैरेटिवली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। एंड टाइम एंड अगेन आई रिपीट द सेम थिंग जस्ट फॉर द रीजन कि आपके जहन में वो बात बैठ जाएगी कि किस किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना। हेडिंग लिख लो। एवरी हेडिंग वुड बी गिवन, एवरी एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन इन द नोट्स ऑल्सो। जो मैं बोलूंगा एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स। आपको अगर पॉइंटर फॉर्मेट में फाइनल रिवीजन के लिए उसको अभी करना है तो अभी लिख लो, नहीं तो घर पे जाके नोट्स बनाने हैं, यू कैन मेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट माई सोल ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड बी 100% कंसंट्रेटेड ऑन द बोर्ड ओनली। समझना है। जो आपको डाउट आएगा कृपया करके कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक सब टॉपिक जब खत्म हो जाएगा उसके बाद डाउट पूछिए। बीच में डाउट पूछोगे एक मोमेंटम टूट जाता है। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। बीच में मोमेंटम टूट जाता है। आई वुड ऑल्सो बी नॉट बी टेकिंग अप द डाउट्स। एंड में डाउट पूछिए। एंड में मतलब टॉपिक है, सब टॉपिक जब एक जैसे हम इसमें करेंगे सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, मल्टीपल टॉपिक, तो सॉवरेंटी खत्म हो गया आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, सोशलिज्म खत्म हो गया आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, तो वहां पे हो जाएगा। नोट्स जैसे ही क्लास खत्म होती, नोट्स तो अपलोड विकी हो गए, नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। ऑनलाइन के बच्चों के लिए नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज देयर इज प्रीएम्बल। नोट्स वोट्स है वो आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। आई वुड नॉट बी नीडिंग। थोड़ा बहुत आपको प्रीएम्बल क्या है इसके लिए, रेस्ट एवरीथिंग विल बी देयर। प्रीएम्बल हमारा क्या होता है, व्हाट इज प्रीएम्बल? चलो बिफोर इसके आने से पहले ही लेट अस डिस्कस कि आपको क्या आता है प्रीएम्बल के बारे में। बताओ जी, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रीएम्बल? बोलो। ठीक है, और समरी हो गया, और क्रक्स हो गया, और बोलते जाओ। हैं बेसिक, हाँ, प्रीफेस, वेरी गुड। और कुछ? आत्मा है ये, बिल्कुल और चलो ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज हो जाएगी। हैं कौन सी वीडियो? अरे देख रहे हैं, तू इधर ध्यान दे बोर्ड पे। अरे वो छोड़ अरे सब चल रहा है, टेंशन मत ले, ठीक है। एक तो कनिष्क है, अगर अरे तनिष्क है, अगर तनिष्का होती तो फिर भी सोच लेता, भी क्लास छोड़ के उसको देख रहा है, और तनिष्क के पीछे क्लास छोड़ रहा है। चल ध्यान दे इधर, चलो छोड़ो, ठीक है, अब छोड़ो, ठीक है, ध्यान दो क्लास के। व्हाट इज कवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या क्या दिया हुआ? एक तो हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैवली सॉवरेन रिजॉल्व एक्सेट्रा। उसके बाद क्या आता है? सॉवरन हो गया। वर्ड बताते जाओ मेरे को। एक होता है सॉवरन हो गया,
और एंड टू यही 8-9 शब्द हैं टोटल के, इससे ज्यादा बाहर नहीं है प्रेम्बल। क्लियर है? अरे बस कर सुन, दिख रहा है? दीज आर द 9 वर्ड्स दैट आर देयर। इससे ज्यादा प्रेम्बल हमारा बाहर नहीं जाता। सॉवरेनिटी शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरेन? चलो और कुछ। सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर कहां पे? सुप्रीम पावर इन व्हाट कंटेक्स्ट? किस कंटेक्स्ट में सुप्रीम पावर होना चाहिए? कौन से डिसीजन? हाँ हाँ ठीक है। और यूनियन। और कुछ? सॉवरेंटी शब्द का मतलब क्या है? प्रभु सत्ता। मतलब अपने डिसीजन खुद लेने हैं। कहां पे अपने डिसीजन खुद लेने हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में, और लॉ मेकिंग में, और इकोनॉमिकली, और सोशली, सिक्योरिटी। तो जब आपके माइंड में सॉवरेंटी शब्द आ जाता है, नॉर्मली what mistake we commit is that we confine sovereignty only in the political context. Sovereignty means we are taking our own decision. लेकिन decision in what context? Sovereignty has to be political, it has to be social, it has to be economic, it has to be technological, etc. etc. And we are sovereign in almost every context. हम हर कंटेक्स्ट में सॉवरेंटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में है, फॉर एग्जांपल डिजिटल के कंटेक्स्ट में है, आइदर इट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल और एनीथिंग रिलीजियस और सोशल, व्हाटएवर मे बी द केस। तो हमें इस शब्द का मतलब पहले तो कंपैरेटिवली ब्रॉड करना है। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। इसी के लिए, इसके साथ ही हम दूसरों का भी करेंगे जितना जितना चाहिए। सेकेंड थिंग, यू शुड बी नोइंग द एग्जाम्पल ऑफ दीज ऑल्सो। गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी। एग्जाम्पल दो जी, होता क्या वो नहीं, एग्जाम्पल दो। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी? और कुछ? एक वेरी गुड। और कोई मुद्दा उठाओ जो बहुत बड़ा इश्यू बना था। और कुछ? नहीं 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 नहीं। वेरी गुड। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव ने केस डाल दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट में, देव मुखर्जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो क्या बोला कि नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपके खिलाफ आप नहीं कर सकते। तो हमारे इंडिया वालों ने, सुप्रीम ने, कोर्ट ने क्या बोला? डू नॉट इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल अफेयर्स। हमारी सॉवरेंटी है, इट इज अवर ओन इंटरनल अफेयर, आप यहां पे ऐसे इंटरफेयर कंपेरेटिव नहीं कर सकते। तो ऐसे एग्जांपल आपको हर एक के आने चाहिए और कोशिश करो कि मल्टीपल एग्जांपल आने चाहिए। अगर सॉवरेंटी लिख रहे हो, प्रभु सत्ता लिख रहे हो, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि क्या कि उसका साइमल्टेनियसली एग्जांपल चाहिए। पेपर 2 एंड पेपर 3 नंबर अच्छे तभी आएंगे अगर एग्जांपल है, अगर एग्जांपल नहीं है तो आपको और कंपैरेटिवली गए कंपेयर। तो इसी तरीके से आपको एग्जांपल, मल्टीपल एग्जांपल आने चाहिए। किस तरीके से? क्या इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में आपका एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल तो छोटा सा। इकोनॉमिक सॉवरेंटी का मतलब नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओ। वेरी गुड। जैसे WTO में है, हम अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं। बाइलेटरल, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स है, कौन से रीजनल ग्रुपिंग का पार्ट होना है, कौन से रीजनल ग्रुपिंग का पार्ट नहीं होना, दैट इज अवर ओन सोल डिसीजन दैट वी आर टेकिंग अप। इट इज इकोनॉमिक सॉवरेंटी दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पे आपको हर एक चीज के मल्टीपल एग्जांपल्स पता होना चाहिए। दिस इज द वे द टॉपिक हैज टू बी कवर्ड एंड दिस इज द वे ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड। तो यहां पे दो चीज का ध्यान रखो। पहले हमने क्या बोला कि इट इज अ पॉलिटिकल सॉवरेंटी। वहां पे व्हाट आई डिड वाज आई टुक द केस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट आल्सो, देव मुखर्जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। हमें नहीं पता जी
कोर्ट के ऊपर जब ये केस गया था, कोर्ट ने ये बोला कि इट इज अवर इंटरनल स्फीयर, यू शुड नॉट बी इंटरफीयरिंग टू दैट। पहला पता लगा। तो जब भी सॉवरेंटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात करते हैं, वी आर ट्राइंग टू क्लब विद व्हाट द कोर्ट इज आल्सो सेइंग। एंड सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल इन WTO, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, अदर थिंग्स दैट आर देयर। तो जो भी टॉपिक करना है, हमने टॉपिक इस तरीके से, द ब्यूटी ऑफ द मेन्स लाइज बेसिकली इन द रिगार्ड दैट बहुत सारी चीजों को आपने एक जगह पे इकट्ठा कर देना है। यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देव मुखर्जी केस एंड अदर्स का केस, दे ऑल्सो नो इट वेरी क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, हम गवर्नर रूल कहीं पे करेंगे, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, देयर इज नो नीड कि एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वाज पुट फॉरवर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कहीं पे फिर इसको एक्सप्लेन करने लग जाए, नहीं यार। द एग्जामिनर इज सो मच वेल रेड, ही और शी नोज वेरी क्लियरली कि यार जब उसने महाराष्ट्र का केस डाल दिया, उस केस को वो रेफर कर रहा है। We just have to give a pass-by reference that this was comparatively happening or this took place. Examiner understood one thing very clearly, वो हमसे comparatively ज्यादा पढ़ा लिखा, पहली बात। दूसरी बात, उसका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। तीसरी बात, उसके पास मॉडल आंसर भी होता है, ठीक है। तो तीनों चीज हमसे कंपैरेटिवली उसको ज्यादा पता है। हमें अपना ऐसा नहीं कहना कि हमें बहुत ज्यादा आता है, वट वी हैव टू से कि दूसरों को जो भी आता है मेरे को अच्छा आता है, दैट इज व्हाट इज टू बी अवर कंसर्न। इतना समझ आया? विद दिस वी वुड बी स्टार्टिंग अवर क्लास। बताने का मतलब ये था कि आपको एक ऐसा बात है, सॉवरेंटी शब्द का पता भी है, लेकिन पता होने के बावजूद भी यू आर नॉट नोइंग द एग्जाम्पल। डिस्पाइट द फैक्ट यू आर नोइंग द एग्जाम्पल, यू आर अनेबल टू पुट ऑन अ राइट पाथ। अब सही समय पे अगर एग्जाम्पल यूज नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या उसका। देयरफॉर एग्जाम्पल ऊपर एग्जाम्पल आपको कंपैरेटिवली बताया जाएगा। क्लियर है? चलो पहले बात करते हैं। दीज आर द 9 वर्ड्स जो आपने बताए हैं, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब के ऊपर हम वन बाय वन वी वुड कंपैरेटिवली डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ what does sovereignty means? Now what is the constitution? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to its citizen justice. कैसा justice? Social, economic and political. Liberty कैसी? Of thought, of expression, of faith, belief, worship. इसका सबका एग्जाम्पल चाहिए आपको। जस्टिस, सोशल जस्टिस एग्जाम्पल, इकोनॉमिक जस्टिस एग्जाम्पल, पोलिटिकल जस्टिस एग्जाम्पल, लिबर्टी ऑफ थॉट एग्जाम्पल, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एग्जाम्पल, यू शुड बी नोइंग, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर जगह पे आपको एग्जाम्पल आना चाहिए। तो पहला वर्ड हमारा आता है, इट इज बेसिकली सॉवरेंटी। when we discuss or start discussing about the word कि सॉवरेंटी शब्द का कंपैरेटिवली मतलब क्या है, तो यहां पे क्या है, पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सॉवरेन तो पहला यहीं पे आ गया। Whenever we start saying कि we are discussing about sovereignty, प्रभु सत्ता की जब कंपैरेटिवली बात करते हैं, तो that is the first words of preamble. We the people of India means no one is above us. And it is we who would be taking up all the decisions that are there. पहले बात तो अगर सॉवरेंटी शब्द की बात करते हैं, पहले बात तो हम भारत के लोग, we the people of India की having sovereign resolved की पूरे का पूरा करेंगे। मतलब there is no power that is comparatively above us, that is indicating that we are comparatively supreme in our every sense, and there is no authority comparatively that is above us. Supreme in what way? Sovereign in what way? In the conducting of the affairs, कि हम अपने काम काज, अपने लॉज, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस कैसे करेंगे। तो पहले सॉवरेनिटी। तो इसको हम कंपैरेटिवली लेके चलेंगे, पहली बात। अब रूल्स बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, एंड वी आर सॉवरेन। एंड आपको वहां पे एग्जांपल होना चाहिए, सॉवरेन सोशली, इकोनॉमिकली, politically, technology, in any context. Digital, very very important. Digital sovereignty. आजकल इंटरनेशनल के हर फोरम के ऊपर डिजिटल सॉवरेंटी एंड ई कॉमर्स इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट। Whenever India is discussing any of the issue, जब भी कोई भी इशू इंडिया डिस्कस कर रहा है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बेसिकली इन द रिगार्ड दैट हमें इस बात को समझना पड़ेगा दैट वी हैव टू टेक आवर ओन डिसीजंस। देखिए उसको बुलाना एक बार नवीन को, कि हमें कंपैरेटिवली अपने डिसीजन खुद लेने हैं, एंड देयर इज नो वन कंपैरेटिवली सुप्रीम। एवरी एग्जांपल दैट वी हैव टू डू, फॉर एग्जांपल नेगोशिएशंस इन WTO,
WTO में नेगोशिएशन फॉर एग्जांपल कैसे होनी चाहिए, आइदर इट इज अ बाइलेटरल नेगोशिएशन और इट इज अ मल्टीलेटरल नेगोशिएशन जैसा भी है, और प्लूरिलेटरल नेगोशिएशन दैट हैज बीन देयर, पूरे का पूरा आपको देखना पड़ेगा। चाय बना दे, एक उधर सर को उज्जवल सर को 3 चाय दिया। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए दैट वी हैव टू टेक आवर ओन डिसीजन, हमारे अपने डिसीजन कंपैरेटिवली खुद देने हैं। कहां पे? WTO नेगोशिएशंस कंपैरेटिव जब भी है, नॉट ओनली एट द WTO जब नेगोशिएशन हो रहा है, मल्टीलेटरल, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल एंड प्लूरिलेटरल, जब फॉर एग्जांपल टू कंट्रीज आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएस आपस में कुछ डिस्कशन कर रहा है तो हम अपने मुताबिक डिसीजन लेंगे। मल्टीलेटरल या प्लूरिलेटरल का मतलब व्हेन इंडिया और एशिया एज अ ग्रुप इज बिजी डिस्कस्ड, ईस्ट एशिया समिट इज टेकिंग अब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की डेवलपमेंट करी जा रही है, तो वहां पे क्या है, वी वुड बी टेकिंग अप आवर ओन डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें क्या सही लग रहा है क्या नहीं चल रहा है। एग्जांपल दो WTO का, WTO मना कर रहा है फिर भी हम कर रहे हैं, WTO मना कर रहा है फिर भी हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंडिया में पॉलिटिकल मोटिव है, वेविंग ऑफ द फार्म लोन्स, फार्म को बोला लोन लिया कि हम तो छोड़ रहे हैं। अब WTO इज नॉट अलाउइंग दिस, बट फिर भी हम कंपैरेटिवली कर रहे हैं। सब्सिडीज, देयर आर एरियाज वेयर द WTO इज सेइंग अगेंस्ट इंडिया कि यू शुड बी गिविंग लिमिटेड सब्सिडी, हम बोलते हम तो देंगे जी। क्या है? इट इज अवर ओन सॉवरेन डिसीजन, डिस्पाइट द फैक्ट WTO में हम नेगोशिएट कर रहे हैं, मल्टीलेटरल लेवल के ऊपर हम कंपैरेटिव नेगोशिएट कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता मेंटेन करके रखनी है, दैट कोई भी अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं है, हम अपने डिसीजन कंपैरेटिवली खुद ले पा रहे हैं, तो वहां पे ये कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। पहला WTO का एग्जांपल आपको समझ आया, एवरीवन फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। संजय क्या नहीं समझ आया बताओ जी? जब हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ नेगोशिएशन, कुछ बातचीत कर रहे हैं, उस टाइम के ऊपर चाहे इंडिया है, चाहे यूएस के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, या कुछ एक ग्रुप ऑफ कंट्री, एशिया की पूरी कंट्रीज के साथ कुछ बातचीत हो रही है, हम अपने डिसीजन अपने मुताबिक लेंगे। अब सही है? चलो ठीक है, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, पॉलिटिकल की बात हो रही है। जो कुछ भी है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है, क्या वो इंडिया की सॉवरेनिटी इफेक्ट हो रही है? It is not affecting the sovereignty of India despite being a member. तो political we are in a position to take our own decision. United Nation High Commission for Refugees ने इशू मुद्दा उठाया Citizenship Amendment Act का। There was a case that was there, देव मुखर्जी and others का केस था। versus Union of India and others। जब मुद्दा उठाया गया कि अब हमारी माइनॉरिटीज कंपैरेटिवली इफेक्ट हो रही हैं, व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज बीइंग पास्ड, एक्ट इज बीइंग पास्ड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज पास्ड, द माइनॉरिटी इज गेटिंग इफेक्टेड। तो वहां पे क्या बोला? इट इज अवर ओन इंटरनल मैटर। कोर्ट ने और इंडिया ने क्या बोला? इट इज अवर ओन इंटरनल मैटर एंड वी आर कंपैरेटिवली सॉवरन। हमारा ये अपना मुद्दा है, हम सॉवरन हैं, अपने देश में कंपैरेटिवली कैसे लॉ बनाने हैं आप हमें कंपैरेटिवली नहीं बताओगे। थर्डली, फॉरेन टेरिटरीज के बारे में हमने कुछ टेरिटरीज ली फॉरेन से। कौन कौन सी टेरिटरीज? अरे दमन एंड दीव, गोवा, दिस छोटी छोटी पौंडीचेरी, ये छोटी छोटी टेरिटरीज ली। तो वी वर कंपैरेटिवली सॉवरन, हम अपने जैसे जिस तरीके से हमें ठीक लगा हम कंपैरेटिवली वो टेरिटरी ले ली, तो कंपैरेटिवली हम वहां पे सॉवरन हो गए। नॉट ओनली दिस, ये तो टेरिटरी ली, एक्सचेंज भी तो करी है। कौन सा? इंडिया और बांग्लादेश। 100th अमेंडमेंट एक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया गया, पास किया गया, इन विद द एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज वर आल्सो बीइंग अंडरटेकन। तो कहने का क्या मतलब हुआ? वी वर कंपैरेटिवली सॉवरन।
टेक्नोलॉजिकली हम कैसे सॉवरन है? फॉर एग्जाम्पल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स, डेवलप्ड कंट्रीज ई कॉमर्स में कंपेरेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू इंडिया और अदर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। तो वी आर ओपनिंग अप अवर मार्केट, मार्केट तो ओपन कर रहे हैं अपनी, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी द स्लेव ऑफ ई कॉमर्स इन द हैंड्स ऑफ बिग ब्रांड्स। हम बड़े वहां पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं उनके स्लेव नौकर नहीं बनना चाह रहे कि जैसे आप बोलते जा रहे हो हम कंपेटिटिवली अपनी मार्केट है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी, लेकिन व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग कि नहीं जी अभी नहीं, इट विल बी रेगुलेटेड, और अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद इशू करेंगे। तो वहां पे पहला ई कॉमर्स ओपनिंग अप ऑफ द मार्केट हो गया कि मार्केट को कैसे और कितना खोलना है। एंड सेकंड थिंग इज फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, वी आर टेकिंग अप अवर ओन डिसीजन कि हमें क्रिप्टो करेंसी और एनी अदर केस, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट आ रही है, व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें रेगुलेट करना है। जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है 26% अलाउ करना है, 24% करना है, 49% करना है, 51% करना है, 74 करना है, 76 करना है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। देयरफॉर इट इज इकोनॉमिक सॉवरेंटी दैट वी आर टेकिंग, नॉट ओनली इकोनॉमिक सॉवरेंटी। फॉर एग्जांपल जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस, न्यूक्लियर एक्सेट्रा, तो वहां पे हम कंपैरेटिवली सॉवरन है। तो सॉवरेंटी शब्द का मतलब आज के बाद जब भी आप करोगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिजिटल, टेक्नोलॉजिकल, ई कॉमर्स, क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ वहां पे डाल के आप बोलोगे हम अब कह सकते हैं अपने आप को कंपैरेटिवली एक सॉवरेन कंट्री है। पहला पॉइंट आपको प्रेम्बल का समझ आया, सॉवरेंटी फॉर एवरीवन, फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। क्योंकि जब प्री का पढ़ते हैं तो वहां पे इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीज की, अगर वहां पे ये करवाएंगे आप बोलोगे ये क्या करवा रहे हो तो वो गड़बड़ हो जाती है। दूसरा वर्ड कौन सा सॉवरन के बाद? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? That अरे मेरे को सिंपल तरीके में बताओ, अंग्रेजी में बट ठीक है, और इतना भी सिंपल नहीं वेरी गुड, और नहीं होता। हाँ, और सोशलिस्ट, ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ, सोशलिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? वेरी गुड, हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरत है क्या? सोशलिस्ट शब्द हमारे प्रियम्बल में पहले से था या बाद में ऐड किया गया है? कौन 42nd अमेंडमेंट से कंपैरेटिवली इसको ऐड, फीचर से वो एक अलग बात होती है, डायरेक्टली द वर्ड दैट हैज बीन देयर वो वहां पे कंपैरेटिवली 42nd अमेंडमेंट से वहां पे ऐड किया गया। जरूरत क्या पड़ गई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज इट इज नॉट गरीबी, इसके साथ है कि वी आर कंपैरेटिवली टेकिंग केयर ऑफ द पुअर। गरीबी तो पहले से भी है, अब सरकार एक ऐसी ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ गई थी, वहां पे था कि हम अपने गरीबों को, हम अपने हर वर्ग के लोगों को ध्यान रख रहे हैं। वी आर टेकिंग टू कंसिडरेशन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पीपल दैट इज देयर। अगर आज एग्जांपल दो इसका, हाँ, और कुछ आज के डेट में एग्जांपल दो इसका, 21वीं सेंचुरी 2021 का एग्जांपल दो। नहीं, और कुछ? इंटरनेशनल लेवल पे जाओ यार। चलो, वेरी गुड, किसने बोला? सुभान। कोविड-19,
कैपिटलिस्ट कंट्री चाहिए कि सोशलिस्ट कंट्री चाहिए? अगर कैपिटलिस्ट कंट्री चाहिए तो व्हाई द डिजास्टर टुक प्लेस इन अमेरिका? If it is a capitalist country, if the best health system in the world से कि हम तो डूब चुके हैं जी, तो क्या तो कैपिटलिस्ट कंट्री चाहिए कि सोशलिस्ट चाहिए अब आपको? तो रशिया क्यों नहीं डूबा? वही सोशलिस्ट था। चाइना कैसे बच गया? क्योंकि सोशलिस्ट वहां पे था। जर्मनी क्यों बच गया? ओरिएंटेड टुवर्ड सोशलिज्म, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन कंट्रीज में कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन है, यूरोपियन कंट्रीज में, बट द रीसेंट गवर्नमेंट दैट हैज बीन फॉर्म्ड, जो रिसेंटली सरकार है, इनका काफी हद तक झुकाव यहां पे है। हमें कैसे पता लगता है झुकाव है? बिकॉज द एक्सपेंडिचर दैट इज बीइंग डन ऑन दी हेल्थ, 11% ऑफ जीडीपी तक एक्सपेंडिचर किया जाता है। एंड 11% ऑफ जीडीपी के जब एक्सपेंडिचर की बात आती है, कौन सी कंट्री बोलती है? कैपिटलिस्ट कंट्री कोई नहीं बोलती। इट इज द सोशलिस्ट कंट्री दैट टॉक्स अबाउट कि अगर कोविड-19 है, देयरफॉर 1990s के कंटेक्स्ट में, इन 1990s जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात आ रही थी, तो सोशलिस्टिक थोड़ा पीछे हो गया था। लेकिन रीसेंट के कंटेक्स्ट में दोबारा से वही सिस्टम फिर से रीइमर्ज होने की बात आ चुकी है, वेयर द रोल ऑफ द स्टेट कंपैरेटिवली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर इंडिया में भी थोड़ा बहुत रहा, बचत रही कंपैरेटिवली एज कम, जितनी पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे एरियाज में। एंड दोज गवर्नमेंट्स इवन इन यूरोप, they were basically oriented toward socialist, जैसे जर्मनी and other countries का एग्जाम्पल है, they were able to save themselves just because of the socialistic orientation that has basically been going। और यहाँ पे socialism comparatively becomes even more relevant। पहला समझ आया इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम्पल, या आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम सोशलिज्म को किस तरीके से देख सकते हैं? पहली बात तो सेम, हाँ बोलो। It is the responsibility of the government to take care of the people। कैपिटलिस्ट में मार्केट फोर्सेस वुड बी ऑपरेटिंग, कि वो जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा, कैपिटलिज्म होगा वहां पे, ठीक है। नॉट ओनली दिस, देयर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जो आप बोल रहे थे, सिलेंडर सस्ता दे दो जी, घर गरीबों को बना के दे दो, और क्या दीन दयाल उपाध्याय योजना, सस्ता इलाज कर दो। ऑल दीज आर पार्ट, बिकॉज सरकार ये शो करने की कोशिश कर रही है कि हम अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, टू सच एन एक्सटेंट कि गरीबी हटाओ प्रोग्राम चल रहा है, इंदिरा गांधी ने शुरू किया गया। नॉट ओनली दिस, जम्मू एंड कश्मीर वाले जब माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर के लिए चलाया गया, हाउ द माइनॉरिटीज कैन बी कंपेरेटिवली, इनको ज्यादा अच्छे तरीके से इंटेग्रेट कैसे किया जा सकता है, तो टारगेट माइनॉरिटी के लिए भी किया गया। क्यों? ताकि लोगों को लगे कि सरकार एक सोशलिस्ट सरकार है। जब सोशलिज्म की बात आती है, डू नॉट कन्फाइन इट ओनली इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। सोशलिज्म का बात है कि सोशल सोसाइटी भी होनी चाहिए, आपका हेल्थ सिस्टम भी सोशल होना चाहिए, आपका राजनीतिक भी सोशल होना चाहिए, आपका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम भी कंप्लीट सोशल होना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा अगर वो गरीबों को समझ ही नहीं आएगी? Therefore it is important। सोशलिज्म की जब बात करते हैं, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ ओनली इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, की एक सोशलिज्म हो गया दूसरा कैपिटलिज्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी हमें कंपेरेटिव का वाइड दायरा लेना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है? अगर आज की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 1991 के बाद हमने अपनी मार्केट को कंपैरेटिवली ओपन अप कर लिया, और सरकार ने क्या बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, जैसे जो सिर्फ सरकार के पास है, कौन कौन से, और एटॉमिक एनर्जी हो गया या कुछ हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे सेक्टर भी है जहां सरकार ने बोला भी पूरी जितनी भी एफडीआई यानी आ जाओ, जैसे एविएशन कर रहे हैं और टेलीफोन एक्सेट्रा, जितनी लेके आना, सोलर एनर्जी में जितना वैसा लेके आना। लेकिन कहां कहां सरकार ने बोला नहीं, कुछ एरियाज में पूरे रेगुलेट हम आपको कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एफडीआई आपकी भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 26% है, बैंकिंग में आ जाए कुछ भी, तो वहां पे क्या कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्यों? बिकॉज एक सोशलिस्ट का कंपैरेटिवली फीचर है, एक इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में वहां पे है। कोई प्रॉब्लम? इसको दूसरे कंटेक्स्ट में लेके चलते हैं, सोशल कंटेक्स्ट में लेके चलते हैं। सेम चीज है, हमने सर्वोदया प्रोग्राम चलाया था जी, किसके लिए? लैंड रिफॉर्म के लिए। तो ये इकोनॉमिक नहीं है, ये सोशल एस्पेक्ट में आ रही है। तो सोशल एस्पेक्ट में हमने क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सेस लैंड शुड बी डन। अगर किसी के पास ज्यादा लैंड है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो भी। तो कुछ लोगों ने ग्राम दान भी कर दिए थे। ग्राम दान का मतलब है कि बंदा है, उसके पास 10 गांव है, 10 गांव का एक ही मालिक है, उसने क्या बोला, मैं अपना एक गांव दान करता हूं गरीबों को। तो ग्राम दान, ऐसी मूवमेंट्स भी हमारे देश में चलाई गई थी। तो ये सोशलिस्टिक एस्पेक्ट है, लेकिन किसके लिए? सोसाइटी के कंपैरेटिवली वेलफेयर के लिए वहां पे देखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हमारी रिसेंट सरकार ने इसने क्या कि लोन वेवर भी चल रहा है,
तो ये भी तो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम अपने सब्सिडीज दे रहे हैं किसके कंपैरेटिवली सोशल एस्पेक्ट को कंपैरेटिवली शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार अलग अलग सोशल एस्पेक्ट में पूरे के पूरे लोगों का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेकंड एस्पेक्ट समझ आया सोशलिज्म का और ऑनलाइन ऑल्सो? कुछ फर्क है प्रीलिम्स में और मेंस वाली में, पॉलिटी में, कि सेम है? एक एक टॉपिक करवाया हूँ मल्टीपल, तो उसके साथ ऐड ऑन होता जाएगा। जैसे वो है एक आंसर लिखने का एक दायरा बन जाएगा, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। चलो, तीसरा शब्द सोशलिस्ट के बाद कौन सा है? सेक्युलर। मतलब पहले बात तो क्या ये वर्ड शुरू में था या बाद में ऐड किया गया है? अमेंडमेंट 42। अब बताओ इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कुछ एग्जाम्पल दो, जो बोला उसी का एग्जाम्पल मांगा है। और कोई, ये तो मतलब हो गया ना, इसका एग्जाम्पल दो। हाँ, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये नहीं है। एग्जाम्पल मतलब एक मिनट आता हूँ, एग्जाम्पल दो। नहीं नहीं, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ हो गया। चलो, सेक्युलर का शब्द का मतलब तो पता है कि सरकार किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, सबको फेवर करेगी, ये तो इसका मतलब हो गया। अब इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इक्वल स्टेट सपोर्ट, कहां पे? एग्जाम्पल दो। अगर हज यात्रा पे जाना सरकार वहां पे भी पैसा दे रही है, अगर अमरनाथ की यात्रा पे जाना सरकार वहां पे भी पैसा दे रही है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल स्टेट सपोर्ट इज बेसिकली बी गिवन टू एवरीवन। फर्स्टली इक्वल रिस्पेक्ट भी दे रही है। पहला इक्वल स्टेट सपोर्ट है, इक्वल रिस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ईद है, दिवाली है, छुट्टी है, गुरु नानक जयंती है, छुट्टी है, क्रिसमस है, छुट्टी है, सबको इक्वल जैसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हर धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट दिन है तो उसके लिए कंपैरेटिवली हमें पब्लिक हॉलीडे छुट्टी कर रहे हैं। थर्डली, नहीं तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पब्लिक हॉलीडेज भी यहां है कि हर एक धर्म को इक्वल माना जाएगा, यहां पे जो जो धर्म के इंपॉर्टेंट दिन है उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम वहां पे छुट्टी भी करी जाएगी। इसके आपको एग्जाम्पल देने हैं। सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड है सेक्युलर। समझ आया? सेक्युलर शब्द का मतलब तो ठीक है, लेकिन आपको इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कैसे हज यात्रा हो गया, या अमरनाथ यात्रा हो गया, या फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक जयंती, या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जो भी है, और हर एक के लिए इंपॉर्टेंट आपको छुट्टियां भी वहां पे करी जाएगी। थर्ड वर्ड। फोर्थ, डेमोक्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक, हाँ बोलो। और कुछ? वेरी गुड। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, और कुछ? अरे डेमोक्रेसी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, पॉलिटिकल भी होती है, इकोनॉमिक भी होती है। अब लिमिट क्यों कर जाते हो यार? डेमोक्रेसी की जब बात आ रही है, इट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इट इज सोशल डेमोक्रेसी, तो अब सिर्फ यहां पे क्यों फंस जाते हो अपने दायरे को? अगर एग्जांपल है, उसने डेमोक्रेसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया और आ गया 12 नंबर का, आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मैं तो फोड़ आया हूं, कितने नंबर देगा वो? 2 से 2.5। जो क्वेश्चन आप फोड़ के आए हो उसमें 2 नंबर आ रहे हैं, फिर बोलोगे अरे मेरे जैसा तो कोई लिखा ही नहीं है, और वहां पे बैठ के फीलिंग भी ले रहे होते हो कि क्या क्या आइडिया मेरे दिमाग में आ रहे हैं,
अरे वो दूसरा 3 तरीके की लिख रहा है, आप एक में लिमिट हो गए हो, वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेटिक की बात करती है, इट इज नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट इज इकोनॉमिक ऑल्सो, इट इज सोशल ऑल्सो, और वहां पे आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, political power is shared equally शेयर किया जाता है। कोई भी, सबको आपको वोट करने का अधिकार है, कोई भी किसी भी पोजीशन के ऊपर आ सकता है, चाहे वो फॉर एग्जांपल राहुल गांधी है, या नरेंद्र मोदी है, या हमारे कोविंद जी हैं, कहीं भी कोई भी किसी भी पोजीशन के, क्योंकि हमारे पास एक इक्वलिटी है वहां पे। सेकंड, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब बताओ क्या होता है? नहीं, इकोनॉमिक पहला फ्री ट्रेड, और कुछ नहीं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल बताओ। फॉर एग्जाम्पल, दो चीज होगी, आपने काम किया है, यू हैव डन सर्टेन वर्क एंड यू वुड बी गेटिंग द वेजेस एंड द अलाउंसेस ऑल्सो, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, एवरीवन इज अलाउड टू वर्क, यू आर मेकिंग सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी वेजेस अलग है, विकी काम कर रहे इसकी वजह से अलग है, थर्ड बंदा काम कर रहा है उसकी वजह से अलग है। अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन यू विल बी गेटिंग द वेजेस एंड यू विल आल्सो बी गेटिंग द अलाउंसेस, दैट इज व्हाट इज मीन बाय द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दैट हैज बीन देयर। सोशल डेमोक्रेसी का नाम बताओ जी, सोशल डेमोक्रेटिक कैसे हैं हम? नहीं, एक हद तक ठीक है, वेरी गुड, और कुछ? अरे वो रिलीजियस है, हाँ। देखो, डेमोक्रेसी में एवरीथिंग इज कंपैरेटिवली ओपन अप टू सच एन कंटेक्स्ट दैट whatever the programs that are basically be run by the government। दो तरीके से होगा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एक तो प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम जो स्टेट चला रही है, सेकंड थिंग मार्केट फोर्सेस, क्या ओपन है कि कंट्रोल्ड है हमारे देश में? अरे कुछ हद तक तो सरकार कंट्रोल करती है, हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं है ना, थोड़ा सा कंट्रोल है। तो अवर डेमोक्रेटिक का मतलब यहां पे क्या होता है, इकोनॉमिकली डेमोक्रेटिक का मतलब यहां पे क्या होगा, सोशली डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा कि बोथ द वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट आर देयर फर्स्टली एंड सेकेंडली द मार्केट फोर्सेस दे आर बेसिकली बीइंग टू सम एक्सटेंट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों कंट्रोल करते हैं? गवर्नमेंट प्रोग्राम क्यों चलाए जाते हैं? फॉर द वेरी गुड, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयरफॉर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और जब वेलफेयर की बात करते हैं, क्या हम सोचते हैं हिंदू को देंगे, जो मुस्लिम को नहीं देंगे, जो सिख को नहीं देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑल द प्रोग्राम्स एंड ऑल द रेगुलेशंस। आज जो आप स्टार्टअप का एग्जांपल दे रहे हो, स्टार्टअप का कोई भी हो सकता है ना, किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक तरीका है, आप कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, द रूल्स एंड रेगुलेशन विल कंपैरेटिवली बी सेम फॉर एवरीवन। तो अब सोशली डेमोक्रेटिक का मतलब पता लगा, ऑनलाइन ऑल्सो। अरे संजय यार, दो बात है, आप बार बार एक ही शब्द बोल रहे हो हिंदी वालों को, एक भी ऐसा शब्द बता दो जो आपको समझ नहीं आया हो यार। इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती, अब शब्द बताओ जो नहीं समझ में आया। आप अगर माइंड में बना के चुके हो कि सर ने लिखा जी पॉलिटिकल और राजनीतिक बोलो, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो बोलो ना यार। अरे क्रिप्टो करेंसी, हाँ आप बोलो सर क्रिप्टो करेंसी बताओ जी। क्रिप्टो करेंसी शब्द का मतलब है कि जो डिजिटल करेंसी आजकल चल रही है, ठीक है, आप शेयर मार्केट में अलग अलग जगह पे, उसको बोलते क्रिप्टो करेंसी। इधर स्टेट एंड मार्केट वाला एग्जांपल, स्टेट जो भी प्रोग्राम वेलफेयर प्रोग्राम चलाएगी, फर्स्टली जब मार्केट फोर्सेस को किस तरीके से कंट्रोल करना, मतलब ओपन मार्केट फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, पूरा ऐसा नहीं कि जितना भी पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है, जितना पैसा भी कंपैरेटिवली बाहर निकाल के ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। कहां, कहीं ना कहीं पे स्टेट कंट्रोल करेगी। तो क्यों दोनों चीज चलाई जाती है, वेलफेयर प्रोग्राम एंड मार्केट को, फोर्सेस को कंट्रोल किया जाता है, क्यों? ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। अभी ठीक है तनवीर? वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई के लिए जो सरकार कल्याणकारी प्रोग्राम, क्या होता है? कल्याणकारी योजनाएं।
चलो हमारा 3-4 हो गए, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक? इसको छोड़ के बताओ कुछ यार। है हाँ वो हो गया, और कुछ? और कुछ? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इसको छोड़ के कुछ और बताओ। और कुछ? हाँ ठीक, वेरी गुड, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया? दैट देयर विल बी एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज क्लास, देयर विल नॉट बी एनी प्रिविलेज क्लास। अगर कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है तो मतलब क्या हो गया? द पब्लिक ऑफिस, कोई भी सरकारी ऑफिस के ऊपर कोई भी बैठ सकता है। इसका मतलब ये था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर रिपब्लिक? इलेक्टेड हो जाए, क्यों है? बिकॉज कोई प्रिविलेज क्लास को हमें खत्म करना है। क्यों? बिकॉज पब्लिक ऑफिसेस हैज टू बी मेड ओपन टू एवरीवन। क्यों किया गया है? इसका कारण क्या था? और कुछ? और कुछ? और कुछ? इलेक्टेड हेड क्यों रखा गया? क्यों? बिकॉज सॉवरेंटी किसके पास है? सॉवरेंटी इज लाइंग विद द पीपल, देयरफॉर डेमोक्रेसी किया गया। देयरफॉर फॉर रिपब्लिक, रिपब्लिक शब्द का मतलब ये नहीं होगा कि इलेक्टेड हेड है। रिपब्लिक शब्द का मतलब ये भी होगा कि कोई भी किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी एक्सेट्रा। पब्लिक ऑफिस को कोई भी इलेक्ट किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज हम क्या कहते हैं? हम सॉवरेन है। जब सॉवरेन है तो कौन होगा? पीपल। और जब पीपल की बात आती है, इट इज देयरफॉर कंपैरेटिवली बिकमिंग रिपब्लिक एट दैट पॉइंट। तो रिपब्लिक शब्द का मतलब पता लगा एक वाइडर डोमेन से। नेक्स्ट इज जस्टिस। हाँ बोलो बोलो। है नहीं, देयर इज अ सर्टेन प्रोविजंस दैट इज बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट। तो वहां पे देखो 2-3 चीज है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, हाँ पूछो, हाई जॉब और लोअर जॉब्स। बेसिकली फॉर क्लास 4 जॉब। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे द स्पेशल प्रोविजन इज आल्सो बीइंग मेड दैट गवर्नमेंट कैन मेक और टेक इनटू कंसीडरेशन, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन और एनी अदर थिंग फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विमेन हो सकता है, वीकर सेक्शन हो सकता है, एंड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्टेप्स कैन बी टेकन। वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे डोमिसाइल नहीं हो, रिजर्वेशन हो जाएगी। डोमिसाइल वहां, हाँ बोलो बोलो। Even that is done in the schools also. For example, any school is there in Rajendra Nagar, the first it has to take its own people. That is the rules made by the government only. बाहर से नहीं है, अपने पहले तो कि अपने एरिया के बच्चे को एडमिशन है, बाहर बाहर वाले तो बाद में आएंगे। रिपब्लिक शब्द का मतलब है कि कोई भी किसी को खास प्रिविलेज, क्या होता है भाई? सुविधा है, विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, सब लोगों का एक जैसा ही स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, सब एक जैसे हैं। जिसकी वजह से क्यों रखा गया? बिकॉज हम सॉवरेंटी में कंपैरेटिवली बिलीव करते हैं। जस्टिस का मतलब क्या है? अरे खत्म नहीं होगा टॉपिक है। ठीक है, हाँ चलो। जस्टिस, व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस वी आर विलिंग टू गिव? क्या हो गया? ठीक ठीक है। सोशल जस्टिस क्या होता है? और कुछ? ठीक है, वेरी गुड। इक्वल राइट्स प्लस कुछ और होगा। राइट तो हमें मिल गया, और कुछ? आप कह सकते हो इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी को आप और तरीका है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। शब्दों का ही खेल है और कुछ नहीं है। इक्वल ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, आप किसी भी धर्म से आते हो, आपके पास इक्वल राइट वहां पे सोशल है। इकोनॉमिक, और कुछ?
और कुछ? हाँ, इसको दूसरे तरीके से लिखना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पे सेम रहेगी अगर काम आपका फॉर एग्जांपल सेम है, वेतन सेम रहेगा। पॉलिटिकल मींस इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कोई भी किसी भी कंटेक्स्ट में इलेक्शन लड़ सकता है, वोट कर सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, या कुछ भी कंपेटिबल बन सकता है, उसको कंपेटिबली आप जस्टिस बोलोगे। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वहाँ पे। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट और थॉट का मतलब हाँ, काफी हद तक सही है। इट इज नॉट ओनली राइट टू स्पीक और राइट टू थिंक, इट इज ऑल्सो राइट टू डिसेंट ऑल्सो, कि जरूरी नहीं है जो आप बोल रहे हैं वो मानूंगा, मेरा अपना अधिकार भी है, बिकॉज हम लेबर हैं। इसका क्या है? राइट टू डिसेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, कि मैं नहीं मानूंगा जी बात। पहला। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? और कुछ इसका हाँ, और कुछ? और कुछ? आप इसको अरे इकोनॉमिक के टर्म में बोलो ना, नॉर्मल आप लेमन टर्म में बोल रहे हो, उसी चीज को अब सॉरी आप पॉलिटी प्रियम्बल के टर्म में बोलो ना। हाँ, इसको लिखोगे क्या? राइट टू प्रोटेस्ट। लिखना लेमैन लैंग्वेज नहीं है ना, प्रॉब्लम ही यहां पे आ जाती है। इट इज राइट टू प्रोटेस्ट दैट हैज बीन देयर। राइट टू बिलीव का मतलब क्या होता है? किसी भी विचारधारा, किसी भी भगवान में विश्वास करना या ना करना, दोनों चीज है। बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि मैं नहीं मानता जी निराकार है, जब फॉर एग्जाम्पल दूसरी फॉर्म है आपको दोनों चीज के बारे में है, तो वहां पे क्या होगे? एग्जाम्पल बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। फेथ मतलब किसी भी भगवान को आप मानना, फेथ है। वर्शिप का मतलब वी कैन वर्शिप एनीवन whom we want to और नन ऑल्सो, दोनों चीज है। हम किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं या किसी भगवान की भी पूजा नहीं कर सकते, हमारी मर्जी, हम इस पूजा सिस्टम में कंपैरेटिवली मानते ही नहीं है। तो दोनों चीज आपको कंपैरेटिव लिबर्टी के कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए। क्लियर है इतना? इक्वलिटी, इक्वलिटी शब्द का मतलब वेरी गुड। और एक हो गया, एक हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और हाँ ठीक है, और कुछ? वेरी गुड। और देखो, हाँ हाँ वेरी गुड। देखो, जब इक्वालिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर आ जाओ। इक्वालिटी तो राजनीतिक भी है ना, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, सब कुछ है। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होगा? और कुछ? और कुछ? 1 पर्सन 1 वोट एग्जाम्पल है। What can be there? Equality before law, equal right to speech also, that can be there. Political के साथ हमारे पास एक civic equality भी होता है। Very good. Freedom of all the people, freedom of all the groups also that can be there. Article 14 rule of law को comparatively हम follow करेंगे, अनटचेबिलिटी को हम कंपैरेटिवली खत्म करेंगे, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर सिविक इक्वलिटीज, मतलब सामाजिक तौर के ऊपर हम सब कुछ देखेंगे। एंड थर्ड इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसा मौका मिलेगा, किसके? इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में, सोशल में, रिलीजियस में, कैसे भी आप अपने आप को प्रेजेंट वहां पे कर सकते हैं। पांचवा होता है, लास्ट वर्ड इज इक्वलिटी का फ्रेटर्निटी, भाईचारा कंपैरेटिवली डेवलप करना, वो सिंपल है। इतना कंपैरेटिवली क्लियर है सबको जो पढ़ाए ऑनलाइन ऑल्सो? सिविक मीन्स सोशली हम कंपेयर सब इक्वल करेंगे। जैसे कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कैन बी अनटचेबिलिटी, इसको खत्म करना है, इस सिविक इक्वलिटी बोलते हैं। इतना समझ आया सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल्सो?
कुछ भी आ गया बिल्कुल, आर्टिकल 16, 17, 18, 14 सब आ जाएंगे। चलो चलो जी, एक बात तो ये होगी। दूसरा प्रियम्बल का ही एक और सब टॉपिक है, प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आप एक दूसरे को मेल खाते हैं। ठीक है, पहला हमने प्रियम्बल के वर्ड्स को समझा, दूसरा प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सिमिलरिटी है। सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, और सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोल रहा है। अब नॉर्मली नहीं लिखना कि प्रमोट करता है सोशल जस्टिस। फॉर एग्जांपल इन रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, (1982) का केस, एग्जांपल देके लिखो। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल का सहारा लिया प्लस आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 का सहारा लिया, क्या बोलने के लिए कि हमें पूरे का पूरा सोशल जस्टिस समाज में कंपैरेटिवली प्रमोट करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम वेतन रहेगा सेम काम करने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन लिया कौन से केस में, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो वहां पे बेसिक क्यों, बिकॉज जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की जब बात करनी है तो वहां पे प्रियम्बल को भी कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने, प्लस आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 को कोट किया। और क्या बोला कि एवरीवन हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेमैन लैंग्वेज में नहीं लिखना है कि वी आर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है, प्रियम्बल भी यही बोलता है। बोलो कि प्रियम्बल में दिया हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया गया तो उस डिसीजन में बोला कि प्रियम्बल और आर्टिकल 14, 16 मिला के हम सोशल जस्टिस को इक्वल पे इक्वल वर्क को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। रिसेंटली फ्रेटर्निटी भाईचारा, एक केस हुआ था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में कोर्ट ने क्या बोला, जब राइट टू प्राइवेसी का केस है, ये इट इज अ केस फॉर राइट टू प्राइवेसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट की हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, जहां हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, द एग्जांपल इज बेसिकली बीइंग टेकन फ्रॉम द प्रियम्बल ओनली, कि प्रियम्बल का सहारा हम लेके बोल रहे हैं कि प्राइवेसी है, एवरी पर्सन की डिग्निटी हमें कंपैरेटिवली बचाने की कोशिश करनी है, और डिग्निटी बचाने के लिए आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। एंड जब ये प्राइवेसी की बात हो रही है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात हो रही है, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल का सहारा लिया इसके फॉर एग्जाम्पल आंसर देने के लिए। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। थर्ड, the third thing that is there is, for example, Keshwananda Bharti case. इसने क्लियरली बोला देयर आर वेरियस वर्ड्स दैट आर एम्बिगुअस वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पे क्लैरिटी नहीं है। अगर उन वर्ड्स की क्लैरिटी चाहिए हमें, ठीक है, तो हमें किसको देखना है, प्रियम्बल को। Therefore, it was cited, for example, in the Keshwananda Bharti case that has been there. Not only this, it is also a key to the minds of constitution makers. अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग को समझना है तो किस तरीके का हिंदुस्तान बसाने की कोशिश कर रहे थे, हमें प्रियम्बल का एक कंपैरेटिवली वहां से काम पता लग जाता है। देन गाइडिंग लाइट भी है ये, गाइडिंग लाइट की तरह की कार्य कर रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को
अगर वेरियस लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर बेसिकली फॉर्म्ड इन द कंट्री, अगर उस तरीके अच्छे तरीके से गाइडिंग देखना है कि ये क्यों बनाए गए थे, किसके कंटेक्स्ट में बनाए गए थे, तो वहां पे कंपैरेटिवली क्या कि हमें प्रेम्बल को देख के एक अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन कंपैरेटिवली क्यों बनाए गए थे। ये पहला टॉपिक प्रेम्बल समझ आया सबको। इससे बाहर लगता नहीं कि यूपीएससी पूछ सकता है। अगर इससे बाहर पूछ लिया तो सबकी किस्मत ही खराब होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी होगी, तो सबकी किस्मत ही कंपैरेटिवली वैसे आ जाएगा। लेकिन प्री में पढ़ते हैं प्लस ये पढ़ते हैं, इसके बाद लगता नहीं कि यूपीएससी की क्वेश्चन पूछेगी। मैक्सिमम सॉवरेंटी सोशलिज्म के कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जिसको हमने डिटेल में किया है, क्योंकि वहाँ पे ही एक क्वेश्चन कंपैरेटिवली बनने के चांसेस हैं। सोशलिस्ट फैक्टर के इसलिए बनने को चांसेस हैं बिकॉज कोविड के कंटेक्स्ट में हमें वो पता होना चाहिए, और सबके साथ सॉवरेंटी हमें पता ही होना चाहिए। एंड सॉवरेंटी इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल सॉवरेंटी, social, economic, technological, whatever you can think of, we are sovereign to take a decision in almost every aspect. Clear है जी सबको? Everyone online also? क्यों? चलो चलो जी, एक और टॉपिक करते हैं छोटा सा, दैट इज रूल ऑफ लॉ। डेली देखो दो, आज तो चलो थोड़ी सी 2 बजे से पहले क्लास खत्म हो जाएगी। ये क्लास आपकी 2 से 2.5 घंटे की हुआ करेगी। 2 से 3 टॉपिक आपको कवर करवाए जाया करेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन मिला करेगा जो आपको लिखना होगा, और इसको तभी एक टॉपिक उतने ही हैं ताकि आपको समझ के आ सके। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जो दूसरा हम शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे तुम्हारे नहाने वाने का भी किया हुआ है। क्वेश्चन देंगे, हाँ आगे कर लो, ठीक है। चलो रूल ऑफ लॉ क्या हुआ? चलो रूल ऑफ लॉ, वापस आ जाओ क्लास में। शब्द का मतलब क्या है? हाँ दो अलग चीज है, करेंगे। हाँ वेरी गुड। रूल ऑफ लॉ मीन्स नो वन इज अबव लॉ, सबसे ऊपर कंपैरेटिवली लॉ है, लॉ से ऊपर कंपैरेटिवली कोई भी नहीं है। क्यों बताने की जरूरत पड़ी? चाहे एक पीएन है, चाहे एक सिविल सर्वेंट है, चाहे एक फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री है, लॉ कंपैरेटिवली सबके लिए सेम है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो हम कंपैरेटिवली यहाँ पे करने की कोशिश भी करेंगे। रूल ऑफ लॉ मीन्स नो वन इज अबव लॉ, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। ये कंसेप्ट दिया किसने? एवी डाइसी ने। जब एवी डाइसी इसके कंसेप्ट को दे रहा था, क्या हो गया, ये कैसे जाओगे? ठीक है, उसने 3 चीज बताई, क्या थी वो 3 चीज? ए वी डाइसी वी, हाँ चलो पहला क्या है? इट इज द सुपरमेसी ऑफ द लॉ। सुपरमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रिच और पुअर, एनी पर्सन बॉर्न जो भी इंडिया में हुआ है, इट विल बी सुप्रीम, लॉ विल बी कंपैरेटिवली बी सुप्रीम। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये अमीर है, ये कंपैरेटिवली गरीब है। जिस तरीके से लॉ ने जो दिया हुआ है, लॉ सुप्रीम है, तो उसके मुताबिक ही कंपैरेटिव डिसीजन लिया जाएगा। लॉ, हाँ। सेकंड इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, everyone will be equal, लॉ सुप्रीम है और सबको इक्वल। थर्ड इज प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल राइट्स आर सुप्रीम, प्राइमरी। इसका मतलब क्या है? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, कि
एक इंसान के राइट्स सुप्रीम है, तो यहां पे दो चीज का इंडिया में क्या है, ये है या कुछ और है? हाँ, ये इंडिया का नहीं है, ये एबी डाइसी का कंसेप्ट है। तब एबी डाइसी अपना कंसेप्ट दे रहा था, इसने क्या बोला था, लॉ सुप्रीम है, हर इंसान इक्वल है, एंड इंडिविजुअल राइट्स है, इंडिविजुअल राइट से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। लेकिन हमारे इंडिया में या ज्यादातर दुनिया में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे उल्टा है, वहां पे इंडिविजुअल राइट्स को सुप्रीम नहीं है। हमारे देश में कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपैरेटिवली सुप्रीम। आइदर इट इज द इंडिविजुअल, चाहे हम इंडिविजुअल हैं, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे जुडिशरी है, पूरे के पूरे राइट्स कहां से लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन एबी डाइसी क्या बोलता है? प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स को मिलके ही जो इनको ठीक लगता है उसके मुताबिक ही कंपैरेटिवली कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इसका एक कंपैरेटिवली आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है। फर्स्टली पहले बात तो ये पता लगा रूल ऑफ लॉ होता क्या है। रूल ऑफ लॉ 3 हिस्सों में एक कंसेप्ट है जो एबी डाइसी ने दिया हुआ है। पहला क्या बोलता है? लॉ इज सुप्रीम, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कोई फर्क नहीं है, एंड प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर देते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, इट इज द इंडिविजुअल राइट्स जो इसने बोला था वो सुप्रीम है एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में या दुनिया के जितने भी अलग अलग रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहां पे हम लेके चलते, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम एंड नॉट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर ऑनलाइन ऑल्सो इट इज क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रूल ऑफ लॉ। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कहां कहां पे देखने को मिलता है, उसके एग्जाम्पल आपको कंपैरेटिवली कहां पे देखने को मिलती है। पहला, प्रियम्बल में। प्रियम्बल में हमें देखने को मिलता है कहां पे? फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं द आइडिया ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ मतलब एवरीवन विल बी इक्वल, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, द आइडिया ऑफ इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो कहां पे है? रूल ऑफ लॉ भी था जहां पे हम सबको एक जैसा ही फॉर एग्जांपल देखने की, एक जैसा ही लेने की कोशिश करते हैं। थिर्डली, दूसरा जबकि बात करते हैं फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं, ऑल द 3 राइट, फॉर एग्जांपल इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो क्या है ये? इट इज फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ को ही कंपैरेटिवली हम वहां पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ? अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, इफ एनी रॉन्ग लॉ दैट हैज बेसिकली बीन मेड बाय द पार्लियामेंट, तो उसको कंपैरेटिवली जुडिशियल रिव्यू भी किया जाएगा। क्यों रखा गया है? बिकॉज द पावर ऑफ एवरी, इट हैज टू बी, एवरीवन हैज टू बी ट्रीटेड इक्वल, और कहीं भी अब्यूज ऑफ द पावर नहीं होना चाहिए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू का वहां पे रखा हुआ है। देन फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ पावर, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है बेसिकली सोर्स ऑफ पावर। किसका सोर्स ऑफ पावर है? चाहे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे जुडिशरी है, वहां पे कंपेरेटिवली हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशियल रिव्यू में, फंडामेंटल राइट्स में। वहां पे हमें रूल ऑफ लॉ के कुछ आइडियाज देखने को कंपेरेटिवली मिल जाते हैं। लेकिन क्या हमारे देश में रूल ऑफ लॉ इक्वली फॉलो किया जाता है? या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, या कुछ इसके लिए डर भी है हमारे देश में कि नहीं यार यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इफेक्ट हुआ है? एग्जाम्पल दो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ इफेक्ट हुआ हो हिंदुस्तान में। वो तो एक्सेप्शंस हो गया जहाँ पे इफेक्ट हुआ हो, एक्सेप्शन तो अलाउड होते हैं नहीं। और कुछ जहां पे आपको लगा यार ये भेदभाव हो रहा है, इस कम्युनिटी के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, इस लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बताओ जी एग्जांपल। हाँ एग्जांपल दो ना। और कुछ? हाँ और कुछ? वो और चीज है नहीं, वो तो चलो धार्मिक मुद्दा हो गया ना। चलो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि इट इज रूल ऑफ लॉ, सबको हमने एक जैसा ही ट्रीट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा देश में हुआ है जहां पे कुछ लोगों के ऊपर सस्पिशन था, शक था, और शक के आधार के ऊपर भी बहुत लोगों को मार दिया जाता है। देयरफॉर किलिंग ऑफ सस्पेक्टिव टेररिस्ट,
इज अ प्रॉब्लम। शक के आधार के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, या फॉर एग्जाम्पल कुछ और के नाम के ऊपर है, हाँ यूएपी, मल्टीपल लॉज आर देयर, जहां पे क्या होता है उस कानून का सहारा लेके लोगों के ऊपर शक करते हैं और शक के आधार के ऊपर उनको उठा के जेल में डाल देते हैं या मार देते हैं, कुछ भी करते हैं। नहीं, वो खत्म हो गया है। हाँ हाँ, अगर आपको फॉर रूल ऑफ लॉ के आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में क्या क्या एग्जांपल देखने को मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट है, वहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे प्रियम्बल है, हम इस तरीके से रूल ऑफ लॉ की वहाँ पे बात करते हैं। क्या अब कंसर्न क्या है, किलिंग ऑफ द सस्पेक्टेड, उठा के कंपैरेटिवली मार दिया, ये ऐसे जैसे इसने बताया प्रिवेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन, उठा के जेल में डाल दिया जी। अब क्यों डाला हुआ है, चल रहा है कितने टाइम के लिए भी, जो कोई बात नहीं जाए, दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट हैज बीन देयर। फेक एनकाउंटर्स, ठीक है, फेक एनकाउंटर्स मार दिया लोगों को, अनदर प्रॉब्लम दैट हैज बीन देयर। या कस्टडी में ले लिया और कस्टोडियल टॉर्चर, वहां पे जाके टॉर्चर किया, रेप किया और कुछ फॉर मल्टीपल अदर प्रॉब्लम दैट हैज बीन देयर। एक बहुत ही और प्रॉब्लम है, यहां पे बोला जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कागजात दिखाओ तो आपको ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। यहां पे जब डॉक्यूमेंटेशन की बारे में बात आती है ना, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आर टू बी चेक्ड थॉरली, कि अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट चेक, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रधानमंत्री किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो तो क्या उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और अगर बाई चांस आप किसी गरीब की करनी पड़ जाए तो डॉक्यूमेंट्स में फंसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ 2012 के आसपास की घटना है, कुछ नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां ताजमहल देखने को चले गए, तो वहां पे क्योंकि नॉर्मली जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहां पे इंडियंस की फीस कम होती है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए, और फॉरेनर्स की फीस 100 रुपए या 200 रुपए, 500 कुछ भी होती है। तो जब वहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, बोलता नहीं तुम दूसरी फॉरेनर हो, बाहर वाली टिकट लेकर आओ। आपस में हीटेड आर्गुमेंट हुआ, लड़की को चिल्ला के बताना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स थॉरली, आप अपने ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। देयर आर सर्टेन पीपल जिनकी सिटीजनशिप को हमेशा चैलेंज किया जाता है, एंड देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल द सिटीजनशिप इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि नहीं यार ये तो हिंदुस्तानी ही है। देयर क्यों, बिकॉज वहां पे डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन है। नॉट ओनली दिस, बहुत बार डॉक्यूमेंट्स की वजह से, रिसेंटली 2-3 साल पहले था कि एक लड़की के पास सही टाइम पे पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसको राशन नहीं मिला और उसकी डेथ हो गई थी हिंदुस्तान में। ट्राइबल गवर्नमेंट, ट्राइबल एरियाज में डेथ हो गई, क्यों, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उसको राशन नहीं मिला और ट्राइबल गर्ल की उसकी फॉर एग्जांपल डेथ हो गई। क्यों, और क्या आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, हर नहीं, लेकिन कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स इतने जबरदस्त तरीके से बोला नहीं डॉक्यूमेंट दिखाओ, जब तक ये नहीं दिखाओगे वो नहीं होगा, ये नहीं दिखाओगे वो नहीं होगा, और कुछ लोग फॉर एग्जांपल डायरेक्टली अपना काम है। तो इन लोगों का कंसर्न बहुत ज्यादा है कि डिस्पाइट द फैक्ट फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जगह पे हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जहां पे रूल ऑफ लॉ को हमें कहीं ना कहीं भी अब्रिज भी किया है। कोई क्लियर है इतना सबको, ऑनलाइन ऑल्सो? नहीं, वहां पे तमिलनाडु में एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन का टोटल 69% है, नॉर्मली 50% है, यहाँ पे 69 है। क्यों, बिकॉज पॉपुलेशन ही वहां पे बैकवर्ड क्लास की बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वहां पे तमिलनाडु एक एक्सेप्शन रखा जहां पे 69% है। चलो नाउ अब थर्ड जो सब टॉपिक रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है, हमें रूल ऑफ लॉ में एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, कि जहां पे लगता है यार कंपेरेटिवली यहां पे रूल ऑफ लॉ वहां पे देखो। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिशनरी पावर, एग्जांपल दो। और कुछ, अरे आम लोगों में डिस्क्रिशनरी पावर रूल ऑफ लॉ का बताओ ना यार, आम लोगों का रूल, वो डिस्क्रिशनरी पावर आप गवर्नर पे मत चले जाओ,
आप अपने लेवल के ऊपर बताओ ना यार, कहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे रूल ऑफ लॉ में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, सब लोग एक जैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मंत्रियों के लिए, क्या मंत्रियों के लिए लॉ सेम है? नहीं, थोड़ा बहुत उनको प्रिविलेजेस भी दिए। प्रिविलेजेस का आर्टिकल कौन सा है? 105 में, कि दीज प्रिविलेजेस विल बी गिवन टू द मिनिस्टर्स एंड टू अदर पीपल। तो वहां पे क्यों एक्सेप्शंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशनरी पावर वहां पे दिया हुआ है। नॉट ओनली दिस, स्पेशल रूल्स भी बनाए गए हैं। एग्जाम्पल दो, हो गया ऊपर, एग्जाम्पल दो। और कुछ? हाँ, वो एक, वो अलग से करेंगे। अरे नहीं यार, आर्म्ड फोर्सेस हैं कि इनके लिए सेम रूल लग रहे हैं सिविलियंस वाले? नहीं, दे आर डिफरेंट रूल्स दैट आर देयर फॉर द सिविलियंस एंड डिफरेंट रूल्स आर देयर फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेस। वहां पे है, तो वहां पे आपको कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा। थर्ड, डिफरेंट पावर्स भी हैं, पावर्स भी अलग अलग हैं। प्राइवेट सिटीजन की पावर अलग है, पब्लिक ऑफिशियल की पावर अलग है, आपकी पावर कुछ और है। एक आईएएस जब बन गए, पब्लिक ऑफिस बन गए, तो वहां पे आपकी कंपैरेटिवली पावर एक टोटली डिफरेंट हो जाएगी, तो वो एक डिफरेंट है। तो दो यहाँ पे भी डिफरेंट रूल्स बनाए जाते हैं। एज ही सेड, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अरेस्ट नहीं किया जा सकता क्रिमिनल केस में, और अगर सिविल केस में भी करना है तो कितने टाइम का नोटिस देना पड़ेगा? 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप हम जैसों को लेके जाना है तो चल भाई आजा साथ में। हाँ कौन सा? आर्म फोर्सेस के लिए, फौजियों के लिए अलग से रूल हो जाएंगे, वहां पे अलग है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे नहीं अप्लाई करता। यहाँ पे स्पेशल रूल्स या फॉर डिफरेंट रूल्स के बारे में लॉयर्स के लिए अलग है। अरे रुक जा, लॉयर्स के लिए अलग है, नर्सेस के लिए अलग से गाइडलाइंस है, डॉक्टर्स के लिए अलग से गाइडलाइन जो उनको फॉलो करनी पड़ती है, वो उनसे अलग से होती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेट्स है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कुछ उल्टा सीधा काम किया, तो देयरफॉर दीज आर अंडर द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ऑल्सो। जहां जहां पे हमें लगता है कि यार देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ, जहां पे एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ? तो आज हमने 2 टॉपिक करे हैं, पहला है प्रीएम्बल का, दूसरा है रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, आज अभी कुछ थोड़े टाइम के बाद आपको प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने 8 बजे तक सबमिट करना है, ऑफलाइन वाले कल तक सबमिट कर सकते हैं। फर्स्टली, एक ही 4 नंबर पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए अरेस्ट करने के लिए अलग अलग रूल है। टेलीग्राम पे सेंड करने हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल नंबर है वहां पे सेंड करने हैं। व्हाट्सएप, अरे सुन लो यार, थोड़ा सा और है, ठीक है, आगे वाला सुनो। व्हाट्सएप पे सबमिट नहीं करना किसी ने भी, सिर्फ टेलीग्राम पे ही सबमिट करना है, तभी फॉर एग्जांपल बोलिए जाएगा। चलो, कुछ डाउट्स आ रहे हैं? एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मींस फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए अलग से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता इंडिया में कुछ और रीजन से। डेमोक्रेटिक में इकोनॉमिक वाला पॉइंट, डेमोक्रेटिक में इकोनॉमिक वाला पॉइंट कौन सा था? मींस जो जितना आप कंट्रीब्यूशन करोगे उतनी आपको वेजेस मिल जाएगी। हाँ डाल सकते हो व्यास। चलो ठीक है, तो आज का, अरे रुक जाओ, जहाँ इतना टॉलरेट किया है 5 मिनट और कर लो, ठीक है, ठीक है। हाँ, आज का यहीं पे है। टुमारो द क्लास विल बी देयर, सेम टाइम के ऊपर क्लास होगी, मेरी होगी या मोहित सर की होगी, मोस्ट प्रोबेबली मेरी ही होगी, ठीक है। कल और परसों दोनों दिन मेरी ही क्लास होगी। फिर थर्सडे को फॉर एग्जांपल मोहित सर की क्लास होगी, वो गवर्नेंस वाले कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, तो वो करेंगे। ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली जो नेक्स्ट थिंग, कितने अब आंसर जब लिख रहे हो, बोथ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स, द आंसर हैज टू बी विद इन अ टाइम वर्ड लिमिट ऑफ 250 वर्ड्स ओनली। 250 वर्ड्स बोल रहे हैं, आपका आंसर 230 वर्ड्स के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो वो आपका वैल्यूएशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, सब लोगों के लिए है, एक पेज में आप ऐसा लेके चलो कि अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 वर्ड्स आपके आने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं, खुला खुला लिख देते हैं, एक वर्ड एक पेज में 40-45 वर्ड ही होते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी आपको सिर्फ 2.5 पेज ही देगी आंसर लिखने के लिए। आप ऐसा नहीं होगी जितना भी है, यूपीएससी ने ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, एक पेज मिला, नेक्स्ट पेज मिला, थर्ड पेज आपको आधा पेज मिलेगा, दैट्स ऑल।
आपको जितना भी लिबर्टी नहीं होगी कि आप कुछ भी लिखना चाहो, अपने मन की भड़ास निकालना चाहो और उसको निकालते, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे कंपैरेटिवली ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। अभी से वर्ड लिमिट में लिखना सीखेंगे तो वहां पे धीरे धीरे हमारा हाथ टिक जाएगा, इतने वर्ड्स में हाथ टिक जाएगा, पहली बात है। सेकेंडली, शुरुआती दौर में हम आंसर धीरे धीरे लिखते हैं, ठीक है, और बाद वाला फिर ऐसा लिखते हैं जैसे मेरी राइटिंग है, फिर वो ऐसे लिखने लग जाते हो। ऐसे लिखने से कंपैरेटिवली आपने बचना है। मैं अपनी राइटिंग समझ लेता हूँ, अब थोड़ा बहुत आप भी समझ लग लेते हो, क्योंकि आपकी मजबूरी है इसको समझना। लेकिन यूपीएससी वाले की मजबूरी नहीं है, उसको ऐसा कुछ उल्टा सीधा लगा, उसने खत्म, क्रॉस। ही इज नॉट देयर टू एंटरटेन यू एट ऑल, ही इज वेरी प्रोफेशनल। अगर उसको समझ आ गया, पढ़ा हुआ है, तो वहां पे कर देगा, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, हर एक इंपॉर्टेंट आंसर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से ही कर दो। ब्लू से लिख रहे हो, ब्लू से ही लिखना है। और कोशिश करो, कोशिश नहीं, डेफिनेटली करो, 5 रुपए वाला पेन नहीं यूज करना है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? 5 रुपए वाला पेन, एक तो आपका 3 घंटे लिख नहीं पाओगे, दूसरा उसका ग्रिप भी फिर 5 रुपए वाला ही रहेगा, तीसरा आपकी स्पीड कभी नहीं बन पाएगी। ध्यान रखो कि कम से कम 10, 12, 15, 20 रुपए वाला पेन लो। और जो भी पेन अरे जिसके पास जो है छुपा लो, ठीक है। क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूं? अभी से, अरे सुन ले, अभी से जिस पेन से लिखना स्टार्ट कर दोगे, एग्जामिन में भी वही सेम पेन आपके पास होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपका वो स्टाइल, अभी आपको एक आंसर लिखना है, एक आंसर को लिखने के लिए आप आधा घंटा लगाओगे, मैं मानता हूं, टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे आधा घंटा नहीं है ना, वहां पे आपके पास 7.5 मिनट ही है टू राइट एन आंसर, खत्म। इसमें पढ़ना भी है, सोचना भी है, फ्रेम भी करना है और फिर लिखना भी है। और उस कंडीशन में जब कोई आके डिस्टर्ब भी करता है, बीच में कोई टीचर आ गया, आपस में बहस हो गई, कोई स्टूडेंट ने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, 5 मिनट खराब कर दिए, ये सब कुछ निकाल के आपके पास 7.5 मिनट ही बचते हैं एक आंसर लिखने के लिए, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। देयरफॉर बहुत ही प्रोस के लिखने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल राइटिंग है, आधा घंटा मत लो, अभी 10-12 मिनट में आंसर लिखो। इसको रिड्यूस कर देना 10 दिन में 8 to 9 मिनट, और फिर ऑटोमेटिकली 7.5 से 8 मिनट तक आपका आंसर खत्म हो जाएगा। 15 मिनट से ज्यादा, 12 मिनट से ज्यादा आंसर नहीं, जितना आता है उतना लिखो। कॉपी खोल के लिखनी है वैसे लिख लो, जैसे लिखना लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन नकल भी अकल से मारना। अब ऐसा मत हो कि जो लिखा वहीं पे टेप दो, उसको कम से कम अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना और प्रेजेंटेशन अच्छी रखना। नेक्स्ट क्लास में, जो कल वाली क्लास में, कुछ और भी बताया जाए कि आंसर को, और मैं देखूंगा आप लिख कैसे रहे हो, उसके बाद प्रेजेंट कैसे करना उसको हम अच्छे तरीके से वो भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।